प्राइमरी एमेनोरिया। तो सबसे पहले प्राइमरी एमेनोरिया के पहले देखने के पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। तो जैसे मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर जो होता है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, तो इसमें हम लोग जैसे देखते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको देते हैं अमेनोरिया। तो अमेनोरिया का मतलब क्या होता है? तो अमेनोरिया मतलब क्या होता है? मेंसेस जो होते हैं अब्सेंट होते हैं। तो यही हम लोग का आज का टॉपिक रहेगा। देन इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसमें अभी हम लोग देखते हैं दूसरा, हम लोग देखते हैं ओलिगोमेनोरिया का मतलब क्या होता है? जो उसकी साइकिल होती है बेसिकली 35 डे पे आती है, 35 से ज़्यादा ग्रेटर देन पे आती है। मतलब उसको अगर 35 दिन बाद उसके मेंसेस आ रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ओलिगोमेनोरिया। थर्ड होता है पोलीमेनोरिया का मतलब क्या होता है? साइकिल जल्दी आ जाना, 15 से 20 दिन में ही आ जाना। तो अगर उसकी साइकिल लेस दैन 21 डे पे ही आ रही है उसको मेंसेस, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? पोलीमेनोरिया। देन इसके बाद और टर्मिनोलॉजी हम लोग जो देखते हैं, तो सबसे पहले ये हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं मेनोरेजिया। तो मेनोरेजिया का मतलब होता है उसको हैवी ब्लीडिंग होती है। जो नॉर्मल ब्लीडिंग होती है वो 50 से 60 ml होती है, 50 से 60 ml। पर अगर यही ब्लीडिंग ग्रेटर देन 80 ml हो जाए उस पर्टिकुलर साइकिल में, जो उसकी 5 से 6 दिन की साइकिल है मेंसेस की, अगर उसमें ग्रेटर देन 80 ml ब्लड हो जाए पूरे साइकिल के, यहाँ 5 से 6 दिन में ग्रेटर देन 80 ml ब्लड उसको निकल जाए, तो उसको बोलते हैं मेनोरेजिया, हम लोग उसको बोल देते हैं। ये हो गया। देन इसके बाद हम लोग आगे आते हैं। तो अभी जगह है तो इसको हम लोग इसी में देख लेते हैं, जगह है तो हम लोग इसको अभी हम लोग आगे देख लेते हैं। तो एक होता है मेट्रोरेजिया। तो मेट्रोरेजिया का मतलब क्या होता है? जो उसको इरेगुलर टाइम एपिसोड ऑफ ब्लीडिंग। मतलब क्या? उसको कभी भी ब्लीडिंग होती है, मतलब तो देखो मेट्रोरेजिया बता रहा था। तो मेट्रोरेजिया का मतलब होता है कि उसको कभी भी ब्लीडिंग होना। जैसे मेट्रोरेजिया मतलब कि कभी उसको किसी सपोज उसकी 28 दिन की साइकिल है, तो किसी महीने में उसको 21वें दिन पे ब्लीडिंग आ रही है, किसी महीने में उसको 23वें दिन पे आ रही है, किसी में उसको 27वें दिन पे ब्लीडिंग आ रही है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेनोमेट्रोरेजिया। मतलब इरेगुलर टाइम एपिसोड ऑफ ब्लीडिंग है, फिक्स नहीं उसका, हर महीने चेंज होते रहता है। देन इसके बाद हम लोग अपन दूसरा देखते हैं। तो दूसरा इसको एक और बताऊं तो जैसे मेनोमेट्रोरेजिया। तो मेनोमेट्रोरेजिया का मतलब क्या होता है? ब्लीडिंग तो इरेगुलर टाइम पे आती है और प्रोलॉन्ग आती है, बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, तो इसको बोलते हैं मेनोमेट्रोरेजिया। और एक होता है हाइपोमेनोरिया मतलब अगर लेस देन 10 से 20 ml से कम ब्लीडिंग आए हो साइकिल में, तो उसको बोलते हैं हाइपोमेनोरिया। ये हो गया। देन अभी हम लोग का जो टॉपिक क्या था अपना? अमेनोरिया। अभी मैंने बताया था अमेनोरिया टॉपिक है, तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग प्राइमरी अमेनोरिया देखेंगे और हम लोग सेकेंडरी अमेनोरिया कल देखते हैं। तो देखो अमेनोरिया। तो देखो अमेनोरिया में सबसे पहले हम लोग को देखना क्या होता है कि अमेनोरिया मतलब अमेनोरिया मतलब मेंसेस अब्सेंट है। तो हम लोग अगर फिजियोलॉजिकल अमेनोरिया की बात करें, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, फिजियोलॉजिकल अमेनोरिया, तो क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले कोई लेडी अगर प्रेग्नेंट है, तो प्रेग्नेंट होगा तो उसमें मेंसेस जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो मेंसेस अगर प्रेगनेंसी है तो उसमें मेंसेस नहीं होंगे। दूसरा अगर उसका लैक्टेशन है, मतलब वो फीडिंग करा रही है, तो उसमें 6 महीने तक मतलब वो नहीं होता है, अगर एक्टिव फीडिंग है तो। तीसरा, क्योंकि लैक्टेशन में क्या होता है, यहाँ पे जो प्रोलैक्टिन सिक्रीट होते रहता है, और प्रोलैक्टिन जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को क्या करता है? उसको सप्रेस करके रखता है। तो इसी की वजह से क्या होता है? ड्यू टू हाई प्रोलैक्टिन लैक्टेस जो होता है अपना मेंसेस नहीं होता। थर्ड होता है अगर किसी को बिफोर प्यूबर्टी, अगर किसी को अभी प्यूबर्टी आई ही ना हो तो उसमें नहीं होगा। चौथा मेनोपॉज में क्या होता है कि
आफ्टर 50 ईयर ऑफ एज जो होता है धीरे धीरे ओवरी की एट्रोफी हो जाती है, तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ये सब गायब हो जाते हैं, धीरे धीरे करके कम होने लगते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे मेनोपॉज आ जाता है। तो ये हो गया। तो प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, बिफोर प्यूबर्टी और मेनोपॉज ये सब क्या है, फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया में है। ये हो गया। ये हम लोग ने देख लिया। उसके बाद हम लोग इसमें देखते, अभी देखो ये हो गया। अभी देखो क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर कोई लेडी आती है ना, लेडी कोई भी लेडी आती है और वो कंप्लेन लेके आती है अमेनोरिया की, कोई लड़की ही क्यों ना हो, कोई लड़की क्यों ना हो या कोई लेडी क्यों ना हो, हाँ तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसका प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। मतलब जो यूरिन टेस्ट होता है ना, उसमें हम लोग बीटा HCG जो देखते हैं वो हम लोग उसमें यूरिन की टेस्ट करते हैं, प्रेगनेंसी की टेस्ट करते हैं। तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं, अगर प्रेग्नेंट है तो मेनली यही होता है कि वो प्रेगनेंसी रहती है, उसी की वजह से अमेनोरिया हो जाता है। तो ये रूल आउट करना रहता है सबसे पहले प्रेगनेंसी को। ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं आगे। अब हम लोग अमेनोरिया में देखते हैं प्राइमरी सबसे पहले अमेनोरिया में दो पार्ट होते हैं, एक प्राइमरी अमेनोरिया, एक सेकेंडरी अमेनोरिया। प्राइमरी अमेनोरिया का मतलब क्या हो गया, उसको अभी तक मेंसेस आए ही नहीं है, कभी उसको मेंसेस कभी आए ही नहीं है, तो उसको कभी मेनार्क मतलब क्या होता है, पहला मेंसेस, पहली बार जब ब्लीडिंग होती है, तो उसका जो मेनार्क वाला है वो कभी आया ही नहीं है। और सेकेंडरी अमेनोरिया का मतलब क्या होता है कि उसको तो मेंसेस आ गए, एक बार सपोज उसको मेंसेस आया पर उसको 3 महीने हो चुके हैं और उसको मेंसेस दोबारा नहीं आया है। सपोज उसको मेंसेस आ रहा था पर 3 महीने से उसका मेंसेस रुका हुआ है, और 3 महीने से ज़्यादा अगर मेंसेस उसका रुका हुआ है तो हम लोग उसको काउंट वो कर देंगे सेकेंडरी अमेनोरिया में। अब हम लोग देखते हैं, तो ये हम लोग ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं प्राइमरी अमेनोरिया का कॉज क्या, प्राइमरी अमेनोरिया का डेफिनेशन और कॉज। तो प्राइमरी अमेनोरिया, तो देखो प्राइमरी अमेनोरिया देखते हैं। तो प्राइमरी अमेनोरिया मतलब बेसिकली हम लोग देख रहे हैं इसमें सबसे पहले प्राइमरी अमेनोरिया मतलब इसको देखो, दो चीज़ें होती हैं। एक, अगर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर प्रेजेंट है, और एक में है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अब्सेंट है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मतलब जैसे ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट अच्छा है कि नहीं अच्छा है, ये हो गया। सेकेंडरी मतलब उसका ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट अच्छा है, और इसमें जैसे ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट अच्छा नहीं तो इसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एब्सेंट है और इसमें प्रेजेंट है। तो अगर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर प्रेजेंट है तो ग्रेटर दैन इक्वल टू 15 ईयर, ये मतलब लड़की का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर प्रेजेंट है और उसको मेंसेस नहीं आया है और उसकी एज ग्रेटर दैन इक्वल टू 15 ईयर है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी अमेनोरिया। पर हम लोग मतलब 15 साल तक इंतजार करते हैं। पर अगर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है, अब्सेंट है, तो लेस दैन 50 ईयर पे ही हम लोग क्या उसको मान लेते हैं कि उसको अमेनोरिया है, प्राइमरी अमेनोरिया है। ये हो गया। तो अभी देखो, अभी हम लोग ये हो गया। अभी हम लोग देखते हैं कॉज। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉज ऑफ प्राइमरी अमेनोरिया। तो प्राइमरी अमेनोरिया का कॉज क्या होता है वो लोग देखते हैं। प्राइमरी अमेनोरिया का कॉज क्या क्या होता है। सबसे पहले होता है, तो प्राइमरी अमेनोरिया का सबसे पहला कॉज क्या होता है, इसमें कॉज सबसे पहला कॉज। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एनाटॉमिकल कॉज। तो एनाटॉमिकल कॉज में क्या क्या आता है, तो इसको मैं ये वाला चेंज कर देता हूँ पेन, इससे करते हैं। तो एनाटॉमिकल कॉज में क्या क्या आता है, तो सपोज क्या है, वजाइना एब्सेंट है, वजाइना ही एब्सेंट है। दूसरा क्या है इसमें कि यूट्रस ही एब्सेंट है, यूट्रस ही एब्सेंट है उसका। तीसरा उसमें क्या है कि उसका ट्रांसवर्स वजाइनल सेप्टम है। ट्रांसवर्स वजाइनल सेप्टम का मतलब क्या है, जैसे ये वजाइना है तो यहाँ पे एक सेप्टा है जिसकी वजह से वो ब्लीडिंग रोक रहा है, तो ट्रांसवर्स वजाइनल सेप्टम है। ये हो गया। और थर्ड हम लोग इसमें थर्ड हो गया। फोर्थ हो गया, क्या हो गया, फोर्थ क्या है अपना, इम्परफोरेट हाइमन है।
इम्परफोरेट हाइमन है। इम्परफोरेट हाइमन मतलब क्या होता है कि सपोज जो वजाइनल ओपनिंग होती है ना इंट्रोसियस, उसको एक मेम्ब्रेन ऐसे कवर करके रखता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइमन। कि सब मिलनी क्या होता है, थोड़ी सी ओपनिंग होती है, मतलब थोड़ा सा परफोरेट होता है, पर इम्परफोरेट हाइमन मतलब पूरा ही क्लोज करके रख देता है उसको। तो अब जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं है, अब जगह ही नहीं तो ब्लीडिंग आएगी नहीं, तो ब्लीडिंग कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। तो इससे क्या होगा, एब्डोमिनल पेन होगा और एंडोमेट्रियोसिस वगैरह हो सकते हैं उससे, तो ब्लीडिंग ऊपर की तरफ जाती है। तो वो कंप्लेन लेके आ गई मुझे एब्डोमिनल पेन होता है और मुझे मतलब मेंसेस नहीं आते, पहली बार है उसको मेंसेस कभी आया ही नहीं है और उसको एब्डोमिनल पेन होता है, तो हम लोग उसमें यूएसजी रिकमेंड कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है, इम्परफोरेट हाइमन हम लोग देखता है। इम्परफोरेट मतलब परफोरेट का मतलब छेद और इम मतलब नहीं है, तो छेद नहीं उसमें, मतलब थोड़ा भी मेम्ब्रेन जो है वो पूरा ही मेम्ब्रेन क्या है इंटेक्ट है इससे हाइमन, तो इम्परफोरेट हाइमन बहुत इंपॉर्टेंट है ये हो गया। या तो हो सकता है जो वजाइनल अट्रेजिया हो जाए, मतलब जो वजाइनल की ओपनिंग है वही बंद हो जाए, और जो सर्विक्स में जो इंटरनल और एक्सटर्नल ओएस है उसकी अट्रेजिया है। अट्रेजिया मतलब जो ओपनिंग होती है वो क्लोज होती है। ये हो गया, तो ये हो गया हम लोग ने देख लिया। अब आगे हम लोग देखते हैं, तो देखो एनाटॉमिकल कॉज हम लोग ने देख लिया, तो इसमें हम लोग इसका इन्वेस्टिगेशन हम लोग कैसे कराते हैं, इन्वेस्टिगेशन इसका, तो इन्वेस्टिगेशन हम लोग इसमें कैसे कराएंगे, इसमें हम लोग लेडी लेके आएगी, पेन हो रहा है, वो कभी मेंसेस नहीं आया, तो हम लोग इसमें ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी या फिर ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी देख के हम लोग को पता चल जाएगा वजाइनल सिप्टम तो नहीं है, या यूट्रस भी, ये सब भी, और ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी में दिख जाएगा कि यूट्रस है कि नहीं है, ओवरी है कि नहीं है, क्योंकि ओवरी नहीं देगा तभी भी उसमें भी नहीं आएगा, वजाइना है कि नहीं है, तो ये सब भी अपने को दिख जाएगा इस सोनोग्राफी की वजह से। ये हो गया। देन इसके बाद ये हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं कि प्राइमरी अमेनोरिया का और क्या कॉज होता है। तो ये एनाटॉमिकल कॉज हो गया। अब हम लोग अदर वो देखते हैं, नॉन एनाटॉमिकल कॉज। नॉन एनाटॉमिकल कॉज ऑफ प्राइमरी अमेनोरिया। प्राइमरी अमेनोरिया, तो देखो स्पेलिंग पे मत जाना, स्पेलिंग गलत हो सकता है। तो देखो नॉन एनाटॉमिकल कॉज ऑफ प्राइमरी अमेनोरिया में क्या क्या आता है, और बहुत इंपॉर्टेंट, देखो ज़्यादा नहीं याद करना है, जितना एग्जाम के लिए है उतना ही याद करना है, जो इम्पोर्टेंट है वो ही बता रहा हूँ, हर चीज़ अपन नहीं याद कर सकते इसमें। तो देखो सबसे पहला एक होता है सबसे पहले हाइपोगोनेडोट्रॉपिक हाइपोगोनेडिज्म। तो देखो इसमें क्या है, हाइपोगोनेडोट्रॉपिक हाइपोगोनेडिज्म, इसका मतलब क्या हुआ, अभी अपने को थोड़ा सा मैं एक बताऊँ, एचपीओ एक्सिस अपने को थोड़ा पता होना चाहिए। एचपीओ एक्सिस जैसे हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस गोनेडोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है। ये गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन क्या करता है, इधर एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। तो गोनेडोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ और एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट किया, तो इसने क्या निकाला, एलएच निकाला और एफएसएच निकाला, एफएसएच निकाला। ये क्या करते हैं, ओवरी पे काम करते हैं और यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे फॉलिकल का डेवलपमेंट कराते हैं। इसी फॉलिकल से जो ग्रेनुलोसा सेल और थीका सेल जो होती हैं, ये जो फॉलिकल्स की सेल्स हैं, ये क्या करती है, सिक्रीट करती है एस्ट्रोजन को और प्रोजेस्टेरोन को। तो ये अपनी नॉर्मल ये होती है। उसके बाद क्या होता है, वो जैसे जैसे फॉलिकल मैच्योर होता है, जब एक फॉलिकल मैच्योर हो जाता है तो एस्ट्रोजन निगेटिव फीडबैक दे देता है हाइपोथैलेमस के पास, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम हो जाता है। पर 14 डे पे यही एस्ट्रोजन क्या करता है, पॉजिटिव फीडबैक देता है हाइपोथैलेमस के पास फॉर प्रोडक्शन ऑफ एलएच, ताकि क्या हो, एलएच बढ़ेगा तो क्या होगा, एलएच सर्ज होगा तो ये ओवुलेशन इंड्यूस हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि ग्रेनुलोसा सेल उसमें प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट होता है और एक सेकेंडरी ओसाइड सिक्रीट होता है। प्रोजेस्टेरोन क्यों सिक्रीट हुआ, क्योंकि जो सेकेंडरी ओसाइड में क्या हुआ, ओवा निकल गया और जो बचा पार्ट है इन्वॉल्व उस कॉर्पस ल्यूटियम में, तो प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करेगा। अब अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो प्रोजेस्टेरोन क्या होगा, बढ़ेगा और इम्प्लांटेशन को हेल्प करेगा, उसमें सिक्रेटरी चेंजेस करके न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा इन जाइगोट के लिए। पर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो यही प्रोजेस्टेरोन हाइपोथैलेमस के पास निगेटिव फीडबैक भेजेगा और ये प्रोजेस्टेरोन कम हो जाएगा, तो प्रोजेस्टेरोन विड्रॉ उसको बोलते हैं, जिसकी वजह से मेंसेस आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने पूरा बता दिया है। अब क्या हो जाए, सपोज कि एचपीओ एक्सिस है, एचपीओ एक्सिस। अब ये मतलब सपोज इसको पूरा लिख देता हूँ। सपोज ये एक सेकेंड यार, ये हाइपोथैलेमस है,
और ये क्या है अपना, सपोज ये हाइपोथैलेमस, ये पिट्यूटरी और ये GnRH जिसने सीक्रेट किया, पिट्यूटरी ने LH एंड FSH बनाया, और ये किस पे काम करेंगे, ओवरी पे काम करेंगे। अब सपोज क्या हुआ कि जो हाइपोथैलेमस है वो अपना प्रॉपर काम न कर पाए। अब हाइपोथैलेमस प्रॉपर काम नहीं करेगा तो गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन नहीं निकलेगा, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन नहीं निकलेगा तो LH और FSH ये नहीं बनेंगे, तो ओवरी में जो हार्मोन्स निकलने वाले थे वो हार्मोन्स नहीं निकलेंगे, वो हार्मोन नहीं निकलेंगे। तो हाइपोथैलेमस में अगर दिक्कत हुई, या फिर कभी कभी क्या होता है पिट्यूटरी में दिक्कत हुई कि पिट्यूटरी में अगर ट्यूमर वगैरह है, या फिर पिट्यूटरी की अजेनेसिस है, तो वो LH और FSH न निकाल पाए, या फिर अगर बहुत ज़्यादा निकाल रहा है तो भी प्रॉब्लम है उसमें। तो पिट्यूटरी में अगर कोई प्रॉब्लम है, और या फिर हाइपोथैलेमस में कोई प्रॉब्लम है, या फिर ओवरी में ही प्रॉब्लम है। ओवरी में प्रॉब्लम मतलब क्या, ओवरी अजेनेसिस है, मतलब क्या कि ओवरी बहुत ही जो है बनी ही नहीं है, ओवरी अच्छे से बनी ही नहीं है, या फिर बहुत छोटी ओवरी बनी है, मतलब ओवरी नहीं बनी, या फिर बहुत छोटी ओवरी बनी है, या फिर ओवरी ही एब्सेंट है। तो ये बेसिकली ये सब HPO फेलियर, मतलब हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी फेलियर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी फेलियर कि HPO एक्सिस फेलियर। अभी देखो इसमें कॉजेस क्या क्या है हम लोग वो देखते हैं। देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा यार, पर अपन इसको थोड़ा आप देख रहे हैं तो पूरा देखेंगे। तो देखो नॉन एनाटॉमिकल कॉजेस में सबसे पहले हम लोग देखा नॉन एनाटॉमिकल कॉज में, तो कहाँ पे लिखा था, हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म, हाँ यहाँ पे देखो। तो हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म में क्या क्या हो सकता है अपना, कि हाइपोगोनाडोट्रोपिक और हाइपोगोनाडिज्म, मतलब यहाँ पे हाइपोगोनाडोट्रोपिक मतलब यहाँ पे जो गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन हो वो LH और FSH ये नहीं बन पा रहा है, ये अभी ये नहीं बन पाएगा, तो क्या होगा हाइपोगोनाडिज्म, और हाइपोगोनाडिज्म भी है, मतलब इसमें LH और FSH भी कम है, और ईस्ट्रोजन और FSH भी और प्रोजेस्टेरॉन भी कम है। यार अगर हाइपोगोनाडोट्रोपिक है, LH और FSH सिक्रेट नहीं हो रहे हैं, तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से सिक्रेट होंगे, क्योंकि वही तो स्टिमुलेट करते हैं अपनी इसको एंटीरियर पिट्यूटरी को, सॉरी इसको ओवरी में यही तो बनाते हैं अपना थीका सेल और ग्रैनुलोसा सेल, जिससे क्या होता है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट होता है। पर क्या होता है जब यही कम है तो हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म मतलब LH FSH भी कम है और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन भी कम है, ये हो गया। अब इसका कॉज क्या हो सकता है, हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म का हम लोग वो देखते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कॉज क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा इधर पे आगे लेके जाता हूँ यहाँ पे। तो देखो हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म, इसका कॉज क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहले इसका कॉज हो सकता है कि एक कंजेनाइटल हो सकता है, एक कंजेनाइटल हो सकता है, कंजेनाइटल में मतलब क्या होता है, कंजेनाइटल मतलब गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन डिफिशियंसी, GnRH रिलीजिंग हार्मोन डिफिशियंसी, इसकी डिफिशियंसी हो सकता है, इसकी डिफिशियंसी हो। और सेकंड क्या हो सकता है इसमें कि और सेकंड में इसमें क्या क्या हो सकता है, सेकंड में कि इसमें हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म में सेकंड में क्या हो सकता है कि कोई पिट्यूटरी का ट्यूमर वगैरह हो, या फिर कोई कालमान सिंड्रोम एक हाइपोथैलेमस की प्रॉब्लम है, वो हो सकता है कालमान सिंड्रोम हो इसको, ये भी हो सकता है इसमें कालमान सिंड्रोम है। और इसमें और क्या क्या हो सकता है, और जैसे अभी बताऊं कि यहाँ पे हो सकता है जो ओवरी है वो ओवरी के रिसेप्टर काम न कर रहे हो, ये भी इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। ओवरियन फेलियर हो सकता है इसमें, ये हो गया। तो ये सब बेसिकली कॉजेस हो गए, ये सब बेसिकली हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म के प्रॉब्लम हो गए, जो कॉजेस हो गए कि पहला मैंने बता दिया इसमें क्या था कि आइसोलेटेड गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन डिफिशियंसी हो, क्योंकि जो गोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडोट्रोपिक की वजह से यहाँ पे हाइपोगोनाडिज्म हो चुका है, ये है। यहाँ पे हो सकता है दोनों ही कम हो, तो ये हम लोग ने देख लिया। तो उसके बाद कभी ये हो गया। अब कभी कभी क्या होता है एक्वायर्ड होता है, एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है कि एक्वायर्ड, यही हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म का दूसरा कॉज मैं बता रहा हूँ कि और भी कॉजेस हैं इसके हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म के, कि वेट लॉस है, कि बहुत लेडी क्या है मतलब चिकनी चमेली दिखने के लिए, मतलब हीरोइन दिखने के लिए क्या करती है
कैटरीना कैफ दिखने के लिए क्या करती हैं, ये अपना वेट घटाती हैं, तो ये खाना ही बंद कर देती हैं, खाना ही बंद कर देती हैं, समझ रहा है, खाना ही बंद देती हैं क्योंकि मेरा वेट कहीं ना बढ़ जाए, तो उसके डर से खाना ही बंद कर देती हैं, जिसको एक टर्मिनोलॉजी है एनोरेक्सिया नर्वोसा। अब इसकी वजह से क्या होता है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होती है, और इसकी वजह से क्या होता है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होती है तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हाइपोथैलेमस अच्छे से प्रॉपर काम नहीं कर पाता जब वहाँ पे इसको न्यूट्रिशन नहीं मिलता। तो उसके बाद क्या हो सकता है, एक्सेसिव एक्सरसाइज कर रही हो, मतलब समझ रहा है उसको हाइपोगोनेडोट्रोपिक क्यों हुआ, क्योंकि हो सकता है कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रही हो पतला होने के लिए और न्यूट्रिशन मिल नहीं रहा है और एक्सरसाइज किए जा रही है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, क्योंकि ये ब्रेन का ही पार्ट है और न्यूट्रिशन मिलेगा नहीं तो ये सब ब्रेन से सिक्रीट होते हैं और इनमें इम्बैलेंस होने का चांसेस है। कभी कभी क्या होता है, हाइपर प्रोलेक्टेमिया हो, मतलब कभी कभी हाइपर प्रोलेक्टिया में मतलब प्रोलेक्टिन क्या करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को इनहिबिट करता है, तो अगर ये बहुत ज़्यादा रहेगा तो क्या हो जाएगा कि ये अपना मेंसेस नहीं आएगा, ये हो गया। उसके बाद ये हम लोग ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं, यार देखो थोड़ा टाइम लग रहा है पर हम लोग ना इसको पूरा देख लेंगे। तो यार देखो वीडियो बड़ी हो सकती है पर यार अपने को समझ में आना चाहिए, वो टॉपिक अपने को समझ में आना चाहिए, नहीं तो आप पढ़ रहे हो और उसके बाद एग्ज़ाम तक याद रहा, उसके बाद ये भूल गया तो उसका कोई सेंस नहीं बनता, वो पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनता। तो हम लोग जस्ट सिर्फ अगर स्टडी के लिए पढ़ रहे हो अगर मेडिकल लाइन में तो मतलब कोई वैल्यू नहीं रहती उसकी, तो ऐसा पढ़ो ताकि जो चीज़ें हैं याद रहे, वो कंसेप्ट के साथ पढ़ो, ये हो गया। उसके बाद एक होता है, अब बता दिया, दूसरा है हाइपरगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म, मतलब यहाँ पे क्या है, एलएच और एफएसएच का लेवल तो अच्छा है, मतलब इसका मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी अपना काम अच्छे से कर रही हैं पर जो ओवरी है वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रही है, तभी तो है हाइपोगोनेडिज्म, मतलब इसमें एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम है। अब इसमें क्या क्या हो सकता है इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं बता रहा हूँ। देखो इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं कि गोनैड अजेनेसिस है, मतलब वो बना ही नहीं है, ओवरी बना ही नहीं है। दूसरा ओवरियन फेलियर, ओवरी जो है बहुत छोटा है या फिर ओवरी अपना काम ही नहीं कर पा रहा है। उसके बाद यहाँ पे गैलेक्टोसेमिया करके कंडीशन है, ये हो सकता है। तो ये हो गया, तो ये हम लोग ने देख लिया, उसके बाद ये अपन ने पूरा देख लिया, तो ये हम लोग ने देख लिया। तो इसमें हम लोग ने अब देखो, अब इसमें हम लोग ये हाइपोगोनेडिज्म हो गया। अब हम लोग आगे थोड़ा देखते हैं कि और कौन सा जैसे और कौन सा कॉज हो सकता है। जैसे थर्ड क्रोमोजोमल डिसऑर्डर हो सकता है, और सबसे मेन याद रखना यार टर्नर सिंड्रोम याद रखना, टर्नर सिंड्रोम यार बहुत अच्छे से याद रखना। हो सकता है उसको टर्नर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम हो उसको, तो ये 44+ क्या होता है एक्स हो, एक एक्स क्रोमोजोम इसमें एब्सेंट रहता है, तो हो सकता है उसको टर्नर सिंड्रोम है, ये अच्छे से याद रखना है उसमें टर्नर सिंड्रोम। उसके बाद हो सकता है उसमें सिस्टमिक इलनेस हो, ये थायराइड कॉज है उसका, कोई थायराइड कॉज है और एंडोक्राइनोलॉजी कॉज है। तो थायराइड कॉज में जैसे उसको हाइपोथायरॉइडिज्म या फिर हाइपरथायरॉइडिज्म है, तो ये सब हो गया अपना, ये हो गया इसमें। या फिर अब आगे देखते हैं हम लोग, या तो उसको कोई सिस्टमिक इलनेस है, मतलब उसको टीबी है या फिर डायबिटीज मेलाइटस है, अनीमिया है उसको, या फिर कोई और एड्रीनल कॉज है, इसकी वजह से क्या होता है मेंसेस नहीं आते। ये हो गया, हम लोग ने ये देख लिया। और माल न्यूट्रिशन है उसको, माल न्यूट्रिशन है, तो इसको भी यार लिख देते हैं, माल न्यूट्रिशन है। तो मैंने बताया माल न्यूट्रिशन में भी होता है, और कभी कभी तो ये सब बता दिया, यूट्रस एब्सेंट है, मतलब ये सब तो बता दिया है एनाटॉमिकल कॉज में ही। तो ये हो गया। अब हो गया, अब कभी कभी क्या होता है यार, अब क्लिनिकल अप्रोच क्या होना चाहिए हम लोग का, क्या होना चाहिए वो देखते हैं हम लोग को। तो क्लिनिकल अप्रोच मतलब कोई लेडी आए तो हम लोग उसको सबसे पहले कैसे अप्रोच करेंगे प्राइमरी एमेनोरिया में। सबसे पहले हिस्ट्री हम लोग देखेंगे कि उसको डायबिटीज मेलाइटस तो नहीं है, मम्स तो नहीं है। मम्स जो होता है वो टेस्टिस या फिर जो ओवरी रहता है उसको डैमेज करता है, उसमें होता है। तो उसकी फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है पीसीओडी की फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, या फिर उसको डिले प्यूबर्टी की फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है। उसके बाद यहाँ पे थायराइड उसका इनलार्जमेंट तो नहीं है, हाइट वेट उसका अच्छा है कि नहीं है वो देखेंगे। और अल्ट्रासाउंड में हम लोग देखेंगे कि उसका फॉलिकल जो है डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने बताया अभी जो अल्ट्रासाउंड होता है
ये फॉलिकल अगर ये अल्ट्रासाउंड में अगर ये फॉलिकल मैच्योर नहीं होगा तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है अच्छे से बनेगा नहीं, क्योंकि वही सीक्रेट करते हैं। तो ये हो गया। तो अल्ट्रासाउंड में हम लोग उसका फंक्शन ऑफ द ओवरी देखेंगे कि फॉलिकल बन रहे कि नहीं बन रहे और कौन कितने मैच्योर हैं, तो ये सब हम लोग देखेंगे। ये हो गया। अब यार देखो, अब अपने को थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगा के इसको हैंडल करने का है केस। तो हम लोग सबसे पहले देखो, कोई लेडी आई, तो देखो कोई लेडी आई, उसका ब्रेस्ट अब्सेंट है। तो ब्रेस्ट अब्सेंट का मतलब क्या है, उसका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है, उसका अब्सेंट है, मतलब उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एस्ट्रोजन। तो उसमें क्या होगा, एस्ट्रोजन का लेवल क्या होगा, कम होगा। तो अब एस्ट्रोजन का लेवल कम है तो इसमें क्या क्या कॉज हो सकता है, एचपीओ फेलियर हो सकता है, एचपीओ फेलियर हो सकता है। हाइपोथैलेमस में प्रॉब्लम है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं हाइपोगोनेडोट्रोपिक इसमें हाइपोगोनेडोट्रोपिक क्या था इसको, हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म, मतलब हाइपोथैलेमस हो सकता है प्रॉब्लम है, पिट्यूटरी में प्रॉब्लम है, या फिर ओवरी में ही प्रॉब्लम है। तो ये हम लोग उसको रूल आउट कर सकते हैं, एचपीओ फेलियर। तो अभी इसमें क्या होता है कि जो एफएसएच डिफिशियंसी होती है, वो एफएसएच अगर किसी में एफएसएच जो है हाई है, सबसे पहले अगर किसी में एफएसएच हाई है तो उसमें क्या होगा, ओवरियन फेलियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एफएसएच का हाई होना बता रहा है कि जो ओवरी है उसमें फॉलिकल मैच्योर नहीं हो रहे हैं, तो मतलब ओवरी में ही कहीं ना कहीं दिक्कत है, ऐसा याद रखने का ही। देन इसके बाद ये हो गया। सेकेंड, यूट्रस। सेकेंड, अगर सपोज इसी कंडीशन में यूट्रस प्रेजेंट है पर ब्रेस्ट अब्सेंट है, तो हो सकता है उसमें क्या हो, वाई क्रोमोसोम अब्सेंट रहेंगे अगर यूट्रस प्रेजेंट है तो उसमें अगर लो एफएसएच है तो इंडिकेट क्या कर रहा है, एचपीओ फेलियर को इंडिकेट कर रहा है, तो ये अपने को ध्यान रखने का है। देन एक और कंडीशन लेते हैं हम लोग कि जो है ब्रेस्ट प्रेजेंट है और यूट्रस क्या है, एब्सेंट है। तो ब्रेस्ट प्रेजेंट है तो मतलब इसका क्या, एस्ट्रोजन का लेवल अच्छा है, मतलब गोनाड अच्छे हैं। अब यूट्रस एब्सेंट है तो मतलब हो सकता है उसमें वाई क्रोमोसोम है, या फिर जो मिलेरियन डक्ट है वो अच्छे से फ्यूज नहीं हुई है, क्योंकि जो मिलेरियन डक्ट होती है वही ये सब यूट्रस वगैरह बनाती है। अब मिलेरियन डक्ट ही फ्यूज नहीं हुई है तो मतलब वहाँ पे वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, तो वहाँ पे सीरम टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो रहेगा हाई होगा। तो ये सब हम लोग उसमें देखते हैं। तो उसमें हम लोग गोनेड को निकाल देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं गोनेडोक्टोमी। ये हो गया। उसके बाद हम लोग इसको कंफर्म करने के लिए कैरियोटाइपिंग कर लेते हैं। अब यार उसके बाद हम लोग एक और कंडीशन देखते हैं, ये हो गया। अब थर्ड एक केस क्या बन जाता है कि ब्रेस्ट भी एब्सेंट है और उसके बाद यूट्रस भी एब्सेंट है, तो इसमें हो सकता है वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है, मिलोरियन अजेनेसिस है, मतलब इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इसमें हो सकता है। अब एस्ट्रोजन इसमें हो गया कम है ब्रेस्ट, क्योंकि सेकेंडरी सेक्सुअल कनेक्शन एब्सेंट है। तो गोनाड में एंजाइम डिफेक्ट है, या फिर जो गोनाड में एंजाइम डिफेक्ट है, या फिर जो ओवरी के रिसेप्टर वो काम ही नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे एस्ट्रोजन सीक्रेट नहीं हो रहा है। और या फिर क्या है, अब इसमें हम लोग कैरियोटाइपिंग करा लेते हैं हम लोग। या फिर गोनेडो अजेनेसिस है, मतलब कि ओवरी एब्सेंट है तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनेगा कहाँ से, तो इसको हम लोग ये करा लेते हैं। उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या देखते हैं कि ब्रेस्ट भी प्रेजेंट है और यूट्रस भी प्रेजेंट है, तो अब इसका क्या क्या कॉज हो सकता है। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन हम लोग कौन सा इन्वेस्टिगेशन इसमें कराएंगे, इसमें हम लोग क्या करा है, प्रोजेस्टेरोन चैलेंज टेस्ट, कि प्रोजेस्टेरोन इसमें अच्छा है कि नहीं, प्रोजेस्टेरोन का लेवल, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन की वजह से विथड्रॉ ब्लीडिंग होती है। सेकेंड, हम लोग इसमें सीरम प्रोलैक्टिन करा लेंगे, क्योंकि प्रोलैक्टिन अगर प्रोलैक्टीमिया हो तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को दबा देता है, तो सीरम प्रोलैक्टिन हाई तो नहीं, उसमें ही देखेंगे। थायराइड प्रोफाइल देखेंगे, और उसमें हम लोग टीबी देखेंगे, कहीं टीबी तो नहीं, उसको सिस्टमिक इलनेस में टीबी भी तो नहीं है, मतलब जेनाइटल टीबी तो नहीं है उसमें। और हम लोग एक यूरिन टेस्ट करते हैं, उसमें बीटा एससीजी, तो हम लोग उसमें बीटा एससीजी करते हैं, बीटा एससीजी। मतलब यार समझ गया, ये जो चारों कंडीशन लिया, अगर इसको, ये बहुत ही चारों कंडीशन हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक बार मैं चारों कंडीशन को यार देखो, अगर वीडियो बड़ा लग रहा हो, अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा हो तो यार वीडियो नहीं देखने का, क्योंकि मतलब नहीं निकलता। हाँ, क्योंकि अगर पूरा देख रहे हो तभी वो कंसेप्ट क्लियर हो सकता है। देखो ये हो गया। तो अभी हम लोग आगे देखते हैं। तो जैसे देखो 4 कॉज था, एक में क्या था, एक में 4 कॉज में क्या क्या था, देखो एक में क्या था, जो ब्रेस्ट था वो एब्सेंट था पर यूट्रस प्रेजेंट था। तो ब्रेस्ट एब्सेंट का मतलब क्या होगा, इसमें एस्ट्रोजन कम है। अब एस्ट्रोजन कम है तो इसमें मतलब क्या हो सकता है कि एचपीओ फेलियर हो सकता है, या फिर गोनाड अजेनेसिस हो सकता है, इसमें गोनाड अजेनेसिस हो सकता है। तो इसमें जो है गोनाड अजेनेसिस हो सकता है। ये हो गया।
अब ये हो गया, तो इसमें हम लोग क्या करा लेंगे, इसमें हम लोग एफएसएस का लेवल देख लेंगे कि क्योंकि एफएसएस का लेवल बहुत ज़्यादा है तो उसमें ओवरियन फेलियर का चांसेस है, वो ओवरियन फेलियर को इंडिकेट कर रहा है। अब ये हो गया। अब सेकेंड, अब यूट्रस प्रेजेंट है तो मतलब वहाँ पे वाई क्रोमोजोम जो रहेगा वो एब्सेंट रहेगा। दूसरा हम लोग ने देखा था कि ब्रेस्ट तो प्रेजेंट है पर यूट्रस एब्सेंट है, मतलब यहाँ पे गोनाइड अच्छे हैं, एस्ट्रोजन है, पर यहाँ पे वाई क्रोमोजोम प्रेजेंट है, मिलोरियन अजेनेसिस है। तो हम लोग यहाँ पे कैरियोटाइपिंग करा के कंफर्म कर लेंगे इसको। ये हम लोग यहाँ पे कैरियोटाइपिंग कराएंगे, क्योंकि यार यूट्रस ही अभी एब्सेंट रहेगा तो ब्लीडिंग कहाँ से होगी, क्योंकि एंडोमेट्रियल सेट होके तो ब्लीडिंग होती है। तो उसके बाद अब ब्रेस्ट भी एब्सेंट है तो यूट्रस भी एब्सेंट है, तो इसमें एचपीओ फेलियर का भी लफड़ा और वाई क्रोमोजोम प्रेजेंट है इसका भी लफड़ा, तो यहाँ पे सब है। तो यहाँ पे हम लोग कैरियोटाइपिंग करा देंगे और यहाँ पे कैरियोटाइपिंग करा लेंगे, और जो गोनाइड अजेनेसिस है ओवरी में यूएसजी वगैरह करा देंगे, ओवरी प्रेजेंट है कि एब्सेंट है। अब चौथा देखा कि ब्रेस्ट भी प्रेजेंट है और यूट्रस भी प्रेजेंट है, तो इसमें क्या इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी अच्छे हैं उसके और यूट्रस भी अच्छे हैं उसको सब देख लिया हम लोग ने। तो हम लोग सीरम प्रोजेस्टेरोन करा लेंगे कि ये तो नहीं कम है। सीरम प्रोलैक्टिन करा लेंगे, क्योंकि अब सीरम प्रोलैक्टिन का ज़्यादा होता है तो भी दिक्कत आती है, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को सप्रेस करता है। थायराइड प्रोफाइल करा लेंगे एक, और प्रेगनेंसी यूरिन टेस्ट करा लेंगे बीटा एचसीजी, और कोई टीबी तो नहीं है वहाँ पे जेनाइटल रीजन में, वो भी देख लेंगे। तो अगर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जो है अगर पॉजिटिव, क्योंकि यार देखो कोई भी लेडी अमेनोरिया का केस लेके आती है ना, तो सबसे पहले उसका एक यूरिन बीटा एचसीजी ज़रूर कराना, जो अपना यूरिन टेस्ट आता है, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट आती है, यूपीटी जिसको बोलते हैं, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। उसमें हम लोग क्या करते हैं, बीटा एचसीजी, अगर बीटा एचसीजी उसमें रहता है, उसमें हम लोग क्या रहता है, बीटा एचसीजी अगर यूरिन में रहेगा तो उसके खिलाफ एक एंटीबॉडी रहती है, उससे रिएक्ट करके वो कलर चेंजेस यहाँ पे होते हैं, तो उसको कभी बताऊँगा। तो क्या होता है कि कभी कभी लेडी प्रेग्नेंट रहती है, मेनली क्या होता है प्रेगनेंसी रहती है, इसकी वजह से उसको मेंसेस नहीं आते, क्योंकि यार आजकल नॉर्मल हो गया है मतलब ये सब। तो हम लोग अभी आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आगे सेकेंडरी अमेनोरिया। वीडियो बनवाता ना, हटाओ हाथ ला यार,